Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about transmission electron microscope. In earlier classes we discussed other kind of microscope like compound microscope, dark field microscope, fluorescence microscope. Okay, so in this we are discussing the further advanced microscope, that is transmission electron microscope, which is a part of electron microscope. Okay, so electron microscope are two type. One is transmission electron microscope and other one is scanning electron microscope. Okay, so we are calling them as a TAM and SAM. Okay, what we are calling them? TAM and SAM. So this is, we are discussing TAM. Okay everyone, so this is very important as far as concern of competitive examination. Some of the small questions from MCQ examiner can ask from this section. Okay, so द फर्स्ट थिंग इज दैट वाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि हम अभी तक जो भी माइक्रोस्कोप हमारे पास थे उसमें हम एज ए लाइट सोर्स कुछ ना कुछ यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर अगर आप इसका नाम देखेंगे तो माइक्रोस्कोप का नाम क्या है? ट्रांसमिशन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस माइक्रोस्कोप. ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन सोर्स. ओके, सो अब यहां पर समझिए कि हम इलेक्ट्रॉन सोर्स ही क्यों यूज कर रहे हैं. वाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन सोर्स. इलेक्ट्रॉन को एज ए सोर्स क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज यहां पर आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा होती है, ओके, लैम्डा जो होती है वो बहुत ही कम होती है. लैम्डा इज वेरी लेस, इट इज ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम लेस. ओके, 1 लाख टाइम लेस. क्लियर? सो 1 लाख टाइम लेस होती है. अगर लैम्डा इतनी कम होगी तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? इट मीन्स एनर्जी इज वेरी हाई. इट मीन्स एनर्जी इज वेरी हाई. if the energy of electrons are very high then they are able to penetrate the specimen. okay, वो छोटे से छोटा जो स्पेसिमेन होगा उसको पेनिट्रेट कर पाएंगे. तो लैम्डा और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है माइक्रोस्कोप के लिए? ओके, इसके रिजॉल्विंग पावर से लेकर इसके मैग्निफिकेशन तक, वो ऑलरेडी मैं जो माइक्रोस्कोप का जो चैप्टर है उसमें हम मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन सोर्स लेंगे तो यहाँ पर जो इसका रिजॉल्विंग पावर है वो कितना हो जाएगा? ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर रेंज के आसपास चला जाएगा. एंड मैग्निफिकेशन पावर जो है ऑलमोस्ट 5 लाख टाइम जो है वो हो जाएगा. ओके, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर कितना हो जाएगा? 5 लाख टाइम हो जाएगा. यहां पर देखिए जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी होगी? 5 लाख टाइम्स होगी. तो अब यहां पर देखिए जो भी स्पेसिमेन हम यूज करेंगे उसको क्या बनाना पड़ेगा? थिन बनाना पड़ेगा. ओके, यहां माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन टैम के अंदर क्या करना पड़ता है? बेसिकली थिन स्पेसिमेन बनाना पड़ता है. वो क्यों बनाएंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर? और जो स्पेसिमेन बनाते हैं, स्पेसिमेन प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. एक बार हम इसका पहले रे डायग्राम और जो इसके अंदर सोर्सेज हैं, कैसी इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं. ओके, सो यहाँ पर आइए, एक क्या होता है? बेसिकली इट इज ए इलेक्ट्रॉन गन. यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन गन हो गई. ओके, सो इसी को हम एक रिसेंबल करके मैंने आप लोगों के लिए एक मॉडल बनाया है. उस मॉडल से आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो रिसेंबल करेगी. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए हमारा मॉडल क्या है बेसिकली. ओके, सो लुक इट हियर, दिस इज अवर मॉडल. ओके, एक बार मैं आपको सारे इसके जो भी कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका रे डायग्राम डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गन एंड देन दिस इज अवर कंडेंसर. ये हमारा कंडेंसर है. ओके, कंडेंसर लेंस. एंड देन जो ब्लैंक स्पेस मैंने आपको शो किया है दैट इज कंडेंसर एपर्चर हो गया. ओके, एंड देन वी हैव अ स्पेसिमेन. ओके, ऑरेंज कलर में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है स्पेसिमेन. ओके, सो ये स्पेसिमेन से आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर हमने स्पेसिमेन हम यहाँ पर पुट कर देंगे. ओके, देन we have a what in the structure? Objective lens magnet and then projector lens magnet, and between both of these we have a intermediate image. So यहाँ पर आप देखिए this is objective lens magnet and this is projector lens magnet, और in between both of these we have a image, intermediate image. okay, यहाँ पर intermediate एक image बनेगी. okay, so
ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नेट हो जाएगा एंड देन प्रोजेक्टर लेंस मैग्नेट हो जाएगा। इन दोनों से जो फर्दर फाइनल जो हमारा इमेज बनेगी दैट इज ऑन द फ्लोरेसेंस स्क्रीन। और फ्लोरेसेंस पर आप ये देखिए ये हमारी एक इमेज बन रही है। ओके, तो इस इमेज को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसको हम एक कंप्यूटर की मदद से देखते। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर इसके साथ में अटैच होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन के साथ में जो है कंप्यूटर हमारा अटैच रहेगा। ओके, और कंप्यूटर अगर हमारा अटैच रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें इमेज नज़र आएगी। ओके, ब्लैक एंड वाइट इमेज हमें नज़र आएगी। आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से एक इमेजनरी डायग्राम आपके पास में बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गन है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। बेसिकली हियर आई एम शोइंग यू द बबल गन। सो आप बबल को आप कंसीडर करिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बबल किस तरह से स्पेसीमैन पर जाएंगे वो आप देख। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो बबल्स हैं वो यहाँ से निकल कर जाएंगे। ओके, और कहाँ पहुँच जाएंगे, स्पेसीमैन पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन गन से जाएगा। रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखिए सपोज करिए ये हमारे पास में इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही हैं और इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ से मूव करके कंडेंसर से ले होकर कंडेंसर अपर्चर हमारे पास में यहाँ पर है। दिस इज अवर अपर्चर। ओके, कंडेंसर अपर्चर। ओके, क्लियर। सो कंडेंसर अपर्चर से हमारे पास में यहाँ पर ये रेज यहाँ से स्पेसीमैन पर पहुँचेगी। ओके, स्पेसीमैन पर पहुँच गई एंड देन फ्रॉम स्पेसीमैन इट इज़ रीचिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव मैग्नेट। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव मैग्नेट से कहाँ जाएगी, ये इंटरमीडिएटरी इमेज पर जाएगी। ओके, सो इंटरमीडिएटरी इमेज पर चली गई एंड देन इट इज़ मूविंग ऑन द प्रोजेक्टर लेंस। ओके, प्रोजेक्टर लेंस पर गई एंड देन यहाँ से ये कहाँ पहुँचेगी, फ्लोरेसेंस पर पहुँचेगी, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर पहुँचेगी और यहाँ हमें हमारी इमेज प्राप्त हो जाएगी। ओके, सो हियर दिस इज़ द इमेज which we are getting and this image is connected with the screen. Okay, ये एक स्क्रीन से कनेक्टेड है और इस स्क्रीन पर हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज मिल जाएगी। ओके, ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी गेट द इमेज। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस इन दिस स्पेसिमेन। अगर आपको इसको देखेंगे तो ये पूरा आपको एक तरह से इस तरह से पूरा इस तरह से पूरी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी पैक्ड स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वैक्यूम होता है। ओके, सो वैक्यूम इज क्रिएटेड इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर क्या क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब ट्रांसमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब ट्रांसमिट करेंगे तो कहीं वो एयर पार्टिकल के साथ में अपनी एक्टिविटी शो ना कर दे। ओके, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा तो वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स भी होंगे और एयर पार्टिकल के साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। ओके, दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग हियर वैक्यूम। तो अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इमेज बनती है बेसिकली। ओके, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हमारे पास में सपोज करिए ये हमारे पास में शेल हो गया। ओके, एटम हो गया और एटम में ये हमारे पास में प्रोटॉन है एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए जब कभी भी क्या होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके नियर बाई इलेक्ट्रॉन से पास करता है तो वो बहुत कम ही डिफ्लेक्ट होगा। ओके, बहुत कम ही डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कि नियर बाई प्रोटॉन के नियर बाई शेल से के इलेक्ट्रॉन के पास से जाता है तो यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है उसके पास काफ़ी एनर्जी है और वो काफ़ी स्टेबल है। ओके, तो वो इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो सच काइंड ऑफ स्कैटरिंग, इस तरह की स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं, सच काइंड ऑफ स्कैटरिंग इज नॉन एज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, इस तरह की स्कैटरिंग को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब सपोज करिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। ओके, और यहाँ पर से अदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर जो लेटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो क्या होगा, काफ़ी कम स्टेबल होगा। तो वो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काफ़ी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के स्कैटरिंग को क्या बोला जाता है, इलास्टिक स्कैटरिंग। सच काइंड ऑफ स्कैटरिंग इज नॉन एज इलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर इमेज मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ओके, सो जिस एरिया से स्कैटरिंग ज़्यादा होगी उस एरिया की इमेज हमें ब्राइट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए सपोज करिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्राइट इमेज बनेगी। ओके, ब्राइट इमेज बनेगी। और सपोज करिए अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इस एरिया पर कैसी इमेज बनेगी, डार्क इमेज बनेगी। इस एरिया पर कैसी इमेज बनेगी, डार्क इमेज बनेगी। ओके, इन दिस एरिया द इमेज इज डार्क। सो ब्लैक एंड वाइट इमेज हमारे पास में बनकर आएगी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप पर। ओके एवरीवन, सो नाउ वी आर लुकिंग ऑन द सैंपल प्रिपरेशन की सैंपल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। सो देखिए सैंपल प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो हमारी अलग अलग स्टेप्स हैं, वो क्या हैं, बेसिकली वी हैव 4 स्टेप्स, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, फिक्सेशन किया जाएगा। फिक्सेशन किसकी हेल्प से किया जाएगा वो आप देखिए। तो जो भी स्पेसिमेन होगा, स्पेसिमेन बेसिकली बहुत ही थिन होगा। ओके, उसको थिन स्लाइड में काटा जाएगा, बट उससे पहले क्या किया जाएगा, उसका फिक्सेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर फिक्स किसकी मदद से किया जाता है, बेसिकली वी आर यूजिंग ग्लूटेरेल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओके, सो फिक्सेशन के लिए क्या किया जाता है, ग्लूटेरेल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज किया जाता है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर है फिक्स गो, आप इसको लर्न कैसे करेंगे, हमारी ट्रिक हो गई क्या, फिक्स एंड गो। ओके, फिक्सेशन का मतलब हो गया फिक्स। ओके, एंड जी फॉर ग्लूटेरेल्डिहाइड एंड ओ फॉर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओके, देन मूविंग ऑन डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पर सैंपल को क्या किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है। तो सैंपल को डिहाइड्रेट किसकी मदद से किया जाएगा, हियर वी आर यूजिंग इथेनॉल एंड एसीटोन। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए जनरली आपने नेल पॉलिश को रिमूव किया होगा तो जनरली आपने देखा होगा कि हम एसीटोन को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ डिहाइड्रेशन के लिए सेल को जब डिहाइड्रेट किया जाता है तो यहाँ पर इथेनॉल और एसीटोन का यूज़ किया जाएगा। देन एम्बेडिंग की जाएगी, जो भी स्पेसिमेन होगा उसकी क्या किया जाएगा, एम्बेडिंग की जाएगी। प्लास्टिक पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं। ओके, प्लास्टिक पॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है और एम्बेडिंग की जाती है। ओके, सो यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीमर्स क्या काम करते हैं, बेसिकली दीज आर ऑल्सो इनसॉल्यूबल। ये इनसॉल्यूबल इन वाटर रहते हैं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि एम्बेडिंग जो है, हम एम्बेडिंग से पहले ही हम डिहाइड्रेशन कर देंगे ताकि जो भी वाटर कंटेंट अगर स्पेसिमेन में रहेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसके रिमूव करने के बाद ही एम्बेडिंग की जाएगी। क्लियर, सो यहाँ पर एम्बेडिंग कर दी जाएगी। एंड देन हमारे पास में हो गया स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रा माइक्रोट्रोम यूज़ किया जाता है। हियर वी आर यूजिंग अल्ट्रा माइक्रोट्रोम। इस अल्ट्रा माइक्रोट्रोम की मदद से बहुत ही छोटी छोटी थिन स्लाइसेस की जाती है 20 to 100 नैनोमीटर रेंज। ओके, तो स्लाइसिंग अल्ट्राटोम की मदद से की जाती है और जो सैंपल की साइज़ की प्रिपरेशन हो, साइज़ जो बनाई जाती है दैट इज़ 20 to 100 नैनोमीटर रेंज में सैंपल की प्रिपरेशन की जाती है। ओके, तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, और यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो 20 to 100 नैनोमीटर रेंज पर बन जाएगा। और प्लस यहाँ पर फर्दर अब इस जो स्लाइस होकर स्पेसिमेन आएगा उसको माउंट किया जाएगा। ओके, दैट इज़ माउंटेड ऑन कॉपर ग्रिड। ओके, कॉपर ग्रिड पर जो है उसको माउंट कर दिया जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, सो दीज आर द स्पेसिमेन प्रिपरेशन। ओके, तो स्पेसिमेन प्रिपरेशन की 4 स्टेप्स होगी, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग भी यहाँ पर की जाती है। ओके,
सो इनिशियली हम स्टेनिंग भी कर देते हैं, ओके। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि स्टेनिंग क्यों की जाती है। बेसिकली मेजरिंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए स्टेनिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए बेसिकली जो सैंपल प्रिपरेशन के जो 4 मेथड हैं उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है। FD इजी सेविंग, ओके, ये हमारी पंच लाइन है, इससे आप याद रखिए इसको। FD, F फॉर फिक्सेशन, D फॉर डिहाइड्रेशन, E फॉर एम्बेडिंग एंड सेविंग मीन्स स्लाइसिंग, और S फॉर स्टेनिंग भी आप लर्न कर सकते हैं। S फॉर स्टेनिंग भी आप लर्न कर सकते हैं, जो कि हम इनिशियल में ही हम कर देंगे, फिक्सेशन के टाइम ही हम स्टेनिंग कर देंगे, ओके। सो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी देखिए मेज हाउ टू इंक्रीज ए कॉन्ट्रास्ट को, किस तरह से कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया जाएगा। तो दे आर 3 मेथड है। स्टेनिंग हो गया हमारा मेथड, दूसरा मेथड हमारा हो गया नेगेटिव स्टेनिंग, ओके, एंड देन थर्ड शेडोइंग, थर्ड वन इज शेडोइंग, ओके। यहाँ पर आप देखिए स्टेन करने के लिए हम हैवी मेटल साल्ट्स को यूज करते हैं, लाइक यूरेनिल एसीटेट, ओके। हैवी मेटल साल्ट्स आर यूज, हैवी मेटल साल्ट्स यूज किए जाते हैं, ओके। कौन कौन से साल्ट्स हैं हमारे पास में उसको याद रखिए, यूरेनिल एसीटेट एंड लेड साइट्रेट, ओके, लेड साइट्रेट को यूज किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग, स्टेन करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर स्टेन हो जाएगा सैंपल तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बेसिकली इन स्टेनिंग होने से क्या होगा, बेसिकली जो भी सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, मोर इलेक्ट्रॉन ओपेक हो जाएंगी, दे आर मोर इलेक्ट्रॉन ओपेक, ओके, क्लियर। और इसकी वजह से जो भी सेल्स होंगी वो क्या कर जाएंगी, ये यूरेनिल एसीटेट या लेड साइट्रेट जो भी हम यूज लेंगे उससे बाइंड कर जाएंगी और इलेक्ट्रॉन ओपेक हो जाएगी। तो यहाँ पर और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्टेनिंग में हम किसको यूज़ करते हैं वो आप देखिए, हियर वी आर ऑल्सो यूजिंग यूरेनिल एसीटेट को यूज़ किया जाता है, ओके। यूरेनिल एसीटेट अगेन वी आर यूजिंग, एंड द सेकेंड कंपाउंड विच वी आर यूजिंग दैट इज फॉस्फोटंगस्टिक एसिड, ओके, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए जो भी हैवी मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो जो है इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, दे डू नॉट पेनिट्रेट द स्पेसिमेन, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, इस यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो डार्क नज़र आएगा जहाँ जहाँ हैवी मेटल होगी, और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो कैसा नज़र आएगा, ब्राइट नज़र आएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग, ओके। नाउ जस्ट लुकिंग ऑन द शेडो, तो यहाँ पर हम देखिए क्या यूज़ करेंगे, शेडोइंग में कोटिंग की जाएगी, वी आर यूजिंग कोटिंग, ओके। एंड कोटिंग किसकी जाएगी, प्लेटिनम कंपाउंड्स की जाएगी, प्लेटिनम की यूज़ की जाएगी। एंड प्लेटिनम की जो कोटिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी, बेसिकली इट इज़ वी आर डूइंग कोटिंग एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके। 45 डिग्री एंगल से हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेसिमेन होगा उसकी 2 साइड बन जाएगी, दिस इज फर्स्ट साइड, ओके, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड साइड, ओके। सो फर्स्ट साइड कोटेड साइड हो गई, ओके, दिस इज कोटेड साइड। तो कैसी नजर आएगी, ब्राइट नजर आएगी, ओके, ब्राइट नजर आएगी। एंड जो सेकेंड साइड होगी वो कैसी होगी, बेसिकली शेडो साइड होगी, ओके। और जो शेडो साइड होगी वो कैसा इमेज कैसा नजर आएगा, उसका डार्क नजर आएगा, ओके। बेसिकली जो शेडो साइड है वो अनकोटेड साइड है, तो ये कैसी नजर आएगी हमारे पास स्क्रीन में, डार्क नजर आएगी, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव स्टेन को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, अगर हम बैक्टीरिया की वैक्यूल्स हमें देखनी है, ओके, और वायरस की अगर हमें स्टडी करनी है, सो वायरस की स्टडी करने के लिए, और एंड बैक्टीरियल वैक्यूल्स अगर हमें देखनी है, ओके, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। शेडोइंग का यूज़ कहाँ किया जाएगा, जैसे कि जो फ्लैजिला है, फिम्ब्री है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया फ्लैजिला,
ओके, एंड फिम्ब्री को देखने के लिए यहां पर इसका शेडोइंग का यूज किया जाता है। ओके, हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Okay, so transmission electron microscope has a very high resolution and magnification power. Okay, and it is used in various scientific fields, education and industrial fields. Okay, and by the help of TAM we are able to get element and compound structure. Okay, and then the structure or images it provide is are of high quality and detailed structure it provide. Okay, and by the help of TAM we are able to get surface features, shape, size and structure. Okay, with the help of proper training the TAM microscope is easy to operate. Okay, now moving on the disadvantage. What are the disadvantage? Okay, so it is a very large instrument as well as expensive, laborious sample preparation and potential artifact from sample preparation. Operation analysis require special training, and samples are limited to those that are electron transparent and able to tolerate the vacuum chamber and small enough to fit in the chamber. Okay, so these are some important disadvantage. TAM require special housing and maintenance. Okay, and images are black and white, so colorful images we are not able to get from TAM. Application of TAM, so various fields in which we are using TAM. So first one is life sciences, then nanotechnology, medical sciences, biological and material research, forensic analysis, gemology and metallurgy, industry and educations. Okay, so these are some various fields in which we are using them. So what are the basic application of it? स्ट्रक्चर हमें पता लग सकती है, कंपोजिशन पता लग सकती है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिमैन in submicron detail. Okay, the investigations of the morphology, structure and local chemistry of metals, ceramics and minerals is an important aspect of contemporary material science. Okay, so यहाँ पर हम metal, ceramic और minerals के बारे में काफ़ी deep structure हमें इनकी पता लग सकती है. Okay, as well as like सेक्शंस ऑफ मटेरियल को हम देख सकते हैं, फाइन पाउडर्स को हम इसको आसानी से देख सकते हैं, एज वेल एज जो स्मॉल होल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक वायरस और बैक्टीरिया और फ्रोजन सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी माइक्रोन स्ट्रक्चर्स को इसमें देखा जा सकता है. ओके, सो दीज आर सम एप्लीकेशंस. नाउ लुक एट द इमेजेस ऑफ रियल इमेजेस, किस तरह से ये जो माइक्रोस्कोप होता है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई हमारे पास में, और यहाँ पर ये देख लीजिए फ्लोरेसेंस रिकॉर्डिंग स्क्रीन हो गई, और ये इसके साथ में कंप्यूटर इसमें अटैच्ड है. ओके, एंड दीज आर वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक कंडेंसर अपर्चर्स हो गए, स्पेसिमेन पार्ट हो गए, यहाँ से हम इसमें स्पेसिमेन रखते हैं. ओके, क्लियर. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू. नाउ जस्ट लुक एट द इमेजेस. ये इमेजेस किस तरह से हमें इसकी इमेजेस मिलती हैं. ओके, नाउ डिस्कसिंग द एमसीक्यू पार्ट विद इन द TAM. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ए इलेक्ट्रॉन बीम, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, सी वैक्यूम चैम्बर एंड डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव इमेजेस ऑन विच बेसिस? By transmitting the electron, by scanning the electron, C both of these and D none of these. Question number 3, advantage of transmission electron microscope are: A, high resolution power, B, yield information of surface features, C, they are easy to operate with proper training, and all of these. Question number 4, which of the following are steps of sample preparation in TAM? A, fixation, B, dehydration, C, embedding and slicing, and D all of these. Question number 5, for fixation of sample, which of the following compound is used in TAM? A, glutaraldehyde, B, ethanol, C, acetone, and D, uranyl acetate. Question number 6, which of the following measures are taken to increase the contrast in TAM? A, staining, B, negative staining, C, shadowing, and D all of these. So I already discussed all the points related to these questions in my lecture, so go through with the lecture and answer in comment box.